नमस्कार, पोल पाथ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 में जो क्वेश्चंस आए थे उन पर डिस्कस करेंगे। और पॉलिटिकल साइंस है, ऑब्वियसली आप सभी को पता है कि ये चैनल जो है पॉलिटिकल साइंस के टीजीटी, पीजीटी और नेट सेट इन सभी कोर्सेज से संबंधित वीडियोस इस चैनल से निकलते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 के जो क्वेश्चंस थे उन पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से उठाए जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस बुक से, किस स्टैंडर्ड से, कहाँ से उठाए जा रहे हैं। तो उस पर भी हम साथ साथ आपको ये सारी बातें बताएंगे कि कौन सा पर्टिकुलर क्वेश्चंस किस बुक से या किस क्लास से उठाया गया है, किस स्टैंडर्ड से उठाया गया है। तो आपको इससे ये हेल्प मिलेगी कि आप उस स्टैंडर्ड की बुक ज़्यादा पढ़ेंगे। साथ में आपको इन्फॉर्म कर दूं कि यहाँ टीजीटी पीजीटी का कोर्स वीडियोस प्लेलिस्ट लगी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट को चेकआउट करें और वहाँ से आप अपना कोर्स को तैयार कर सकते हैं। साथ में सारी प्रैक्टिस प्लेलिस्ट भी लगी हुई है जहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन क्या है। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो जो जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार थी उसमें श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। ऑप्शन ए यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है राइट हो रहा है। और ये आपकी एनसीईआरटी से उठाया गया क्वेश्चन है। मैंने बताया था जैसे कि मैं आपको बताऊंगी कहाँ से, और यहाँ से सिर्फ यही नहीं बल्कि वहां पर कई सारे अस्थायी सरकार के जो नेता थे उनके नाम दिए गए हैं आपकी एनसीईआरटी बुक में, तो वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है। यदि आप कहेंगे तो आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में 9 to 12 प्रोवाइड करा दूंगी। चलिए आगे देखेंगे। भारत किस संस्था का आदर्श वाक्य है? धर्मो रक्षति रक्षिता, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो ये अनुसंधान और विश्लेषण विंग का जो है ये आदर्श वाक्य है। इस संस्था का जो रॉ का जो है ये क्या है, एक आदर्श वाक्य है। ऑप्शन यहाँ पर दूसरा राइट हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे। सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1992। ये देखो, जो सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु बात इनकी एक प्रकार से पहचान जो 1953 में काका कालेलकर आयोग की स्थापना हुई थी वहां से शुरू होती है। फिर 1980 में क्या होता है, मंडल आयोग की स्थापना, मतलब इसका गठन किया जाता है। और इसकी रिपोर्ट जब आती है 80 में रिपोर्ट देता है, 79 में इसका गठन होता है, 80 में रिपोर्ट दे देता है मंडल आयोग। तो ये 27% जो है क्या आरक्षण, 27% सीटों के आरक्षण की बात करता है सेवाओं में, जो सेवाएं होती यानी सर्विसेज होती हैं इसमें। और जो ये 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता कब होती है? 1992 में होती है। पहले इस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है, फिर 1992 में इसको जो है कह देता है कि ठीक है, जाति के पिछड़ेपन को ये स्वीकार करते हुए और सरकार के आदेश को बरकरार रखता है। तो ये 1992 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और देखिए जो 27% आरक्षण है इसको 16(4) जो 16 का सब सेक्शन 4 है, इसके तहत ओबीसी के लिए केंद्रीय नागरिक पदों और सेवाओं में 27% सीटें आरक्षित की गई हैं। तो इस अनुच्छेद के आधार पर ये जो है संविधान में इसकी क्या किया गया है, इसकी विवेचना की गई है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपका 3 यानी कि 1992 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो कौन से मूल्य हैं? बुनियादी मूल्यों की बात हो रही है कि संविधान सभा के विचार विमर्श हेतु जो ये निर्मात्री संविधान निर्माण करने वाली सभा है, इसके बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण ये भी था,
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ये भी था, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार ये भी था। तो हो जाएंगे यहाँ पर 2 ऑप्शन। तीसरा है आपका एक से अधिक, चौथा ऑप्शन एक से अधिक हो जाएगा, और पांचवा हो जाएगा यानी कि कोई नहीं, कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा एक से अधिक। ये सभी चीजें जो हैं स्वीकार कर ली गई थी, ये संविधान निर्माण की जो सभा हुई थी उसके विचार विमर्श से पहले ही। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्या है कि भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? नागरिकों के मध्य न्याय, उनकी स्वतंत्रता एवं समानता, व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता एवं अखंडता, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर देखो उपर्युक्त में से एक से अधिक है, क्योंकि नागरिकों के न्याय और उनकी स्वतंत्रता एवं समानता की बात करता है, और इसकी बात करता है, इसकी भी आप सभी पढ़ लें, और ऑप्शन यहाँ पर एक से अधिक राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि यह भारत के संविधान में विशेष रूप से प्रदत्त है। दूसरा है यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। यह संसद की विधि के तहत लोगों के लिए उपलब्ध है। उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये हो जाएगा यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। प्रेस की स्वतंत्रता का कोई अलग से प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन जो विचार अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है ये आपका आ जाएगा जो 19 है, 19(1) का सबसेक्शन ए। इसके अंतर्गत जो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है उसी के अंतर्गत आपकी प्रेस की स्वतंत्रता भी आ जाती है। ऑप्शन यहाँ पर दूसरा जो है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्या है? समुद्र पारी भारतीय नागरिकता OIC योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो देखो यहाँ पर है नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 2019, नागरिकता अधिनियम 2003, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सबसे पहले हम OIC, जो कि यहाँ पर गलत दिया है, तो ये OIC नहीं होगा, ये हो जाएगा OCI। कैसे है? ओवरसीज, इसका पूरा फॉर्म भी देख लीजिए आप लोग। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो ये OIC ना होकर के OCI हो जाएगा। OCI, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, समुद्र पारी भारतीय नागरिकता। तो देखो जो नागरिकता, इसके बारे में कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो आपको समझना होगा। जो नागरिकता अधिनियम 1955 था, इसमें संशोधन हुए, ठीक है। तो इसमें संशोधन कुछ हुए समय समय के हिसाब से, जो उसमें त्रुटियां रह गई थी और तो उनको ठीक किया गया। सबसे पहला संशोधन होता है, कब होता है? ये होता है 1986 में। 1986 में होता है। इसमें क्या होता है? जन्म के आधार पर नागरिकता में संशोधन कर दिया जाता है। क्या हुआ? पहले नागरिकता जब मिली 1955 के तहत, तो जन्म के आधार पर थी, वंशानुगत थी, पंजीकरण थी और देशीकरण के प्रमाण पत्र थी, भूमि के अर्जन द्वारा, ये सब चीजें जो हैं थी उसमें। लेकिन क्या है, जन्म के आधार पे अब शरणार्थी भी घुस आए और उनका बच्चों का जन्म यहाँ हो गया, या फिर कोई जैसे राजदूत वगैरह हैं तो उनको भी नागरिकता मिल जाती थी। तो यहाँ पर क्या दुरुपयोग हो रहा था, तो इन्होंने क्या किया, ये जन्म के आधार पर जो 1886 में संशोधन क्या किया वो समझ लीजिए। चीजों को पूरा लेते हुए चलेंगे। कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट एक बार समझ लिया तो आपके सारे आंसर सही जाएंगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट के डेप्थ में जाना जरूरी है। तो 1986 में संशोधन में इन्होंने क्या किया कि जो विदेशी राजनयिक होंगे, शरणार्थी के बच्चे होंगे, घुसपैठिए के बच्चे होंगे, ठीक है, 3 तरह के बच्चे, शरणार्थी के, राजनयिक के और घुसपैठियों के बच्चों को क्या मिलेगा? इनको नागरिकता, जन्म के आधार पे इनको नागरिकता नहीं मिलेगी। तो ये संशोधन हुआ था 1986 में, ठीक है। और अगला संशोधन क्या होता है? फिर अगला संशोधन होता है 1992 में। ये सब कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। इसमें जब वंश के आधार पर संशोधन किया गया,
वंश के आधार पर इसमें संशोधन होता है। यहाँ पर 86 में जन्म के आधार पर होता है। जन्म के आधार पर 3 तरह के बच्चों को जन्मजात जो है नागरिकता नहीं मिलेगी। वंश के आधार पर जब ये मिलता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि पहले सिर्फ 1992 से पहले सिर्फ माता पिता के नाम पर, अगर पिता भारतीय है तो ही बच्चे को भारतीय नागरिकता मिलती थी, लेकिन उसके बाद माता शब्द भी जोड़ दिया गया इसमें। अगर माता भी है और उसने किसी विदेशी शादी कर ली है तो भी उनके बच्चों को क्या मिलेगा कि भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। वंश के आधार पर माता शब्द जोड़ दिया गया, बस हो गया। यहाँ पर पिता सिर्फ पहले था, बाद में यानी कि इक्वालिटी लाने की कोशिश की गई। फिर अगला संशोधन होता है 2003 में, ठीक है। 2003 में अगला संशोधन होता है। 2003 में ये जो OCI है आपका, ये कार्ड जिसकी बात हो रही है यहाँ पर, ये लाया गया। ये कार्ड OCI कार्ड, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ये कार्ड लाया गया। और इसके अंतर्गत क्या हुआ कि दोहरी नागरिकता की शुरुआत इसी कार्ड के माध्यम से हुई थी, ठीक है। उसके पहले क्या था कि जैसे ही भारतीय नागरिक बाहर की नागरिकता विदेश की लेता था तो उसकी अपने आप ही भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती थी, लेकिन इस कार्ड के द्वारा दोहरी नागरिकता की शुरुआत एक प्रकार से हुई। और भारत के जो मूल के जो विदेशी थे, यानी कि भारतीय मूल के विदेशी थे, वो भारत की नागरिकता ले सकते थे। और इनका क्या था कि बिना वीजा परमिट के भारत आ जा सकते थे, और ये सारी बातें कुछ इसमें इन्वॉल्व की गई। लेकिन फिर अगला 2003 में जो, तो आपका आंसर यहाँ पर 2003 हो जाएगा। देखिए, नागरिकता अधिनियम 2003, इसी के तहत OCI कार्ड लाया गया था। लेकिन फिर आगे क्या हुआ कि 2005 में कौन सा POI, यहाँ पर OCI लाया गया, यहाँ पर लाया गया POI, ठीक है। POI ये कार्ड लाया गया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये कार्ड लाया गया। और इस कार्ड के तहत जो नागरिक आते थे उनको साप्ताहिक साइन करना पड़ता था थाने में जाकर के, ठीक है। साप्ताहिक साइन करना पड़ता था। और तो इस साप्ताहिक साइन का जो झंझट था, यानी कि जो भारतीय मूल के विदेशी आते थे भारत में, तो उन्हें हर सप्ताह जाकर के थाने में साइन करना पड़ता था। तो POI के थ्रू ये जो है हटा दिया, ये साइन करने वाला साप्ताहिक साइन करने का झंझट हटा दिया। लेकिन संपत्ति खरीदने का अधिकार नहीं दिया गया, इस यहाँ तक POI तक जो है नहीं दिया गया। जब COI में दोहरी नागरिकता ले सकते थे, लेकिन साप्ताहिक साइन उनको चाहिए होते थे। फिर POI में क्या हुआ कि ये हटा दिया गया, साप्ताहिक साइन का झंझट हटा दिया गया, लेकिन संपत्ति खरीदने का अधिकार इनको अभी भी यहाँ पर नहीं दिया गया। उसके बाद 2015 में एक संशोधन और होता है, ठीक है। 2015 में एक संशोधन और होता है, और इसमें जो POI कार्ड है, COI कार्ड, दोनों को मिला दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, POI और OCI इसका दोनों का क्या कर दिया, विलय कर दिया। अब विलय कर दिया, और यहाँ पर OCI कार्ड जो है लागू हो गया, OCI कार्ड लागू हो गया, ठीक है। यानी कि दोनों कार्ड का विलय करके OCI कार्ड कर दिया। पहला ये कर दिया कि ये OCI कार्ड हो गया। दूसरा किया कि 2015 से भारतीय मूल के विदेशियों को भारत में संपत्ति का, दूसरा इसमें क्या किया, संपत्ति का अधिकार दे दिया, खरीदने का अधिकार इनको दे दिया। लेकिन अभी भी इनको जो है क्या नहीं दिया था, वोट का अधिकार नहीं दिया था, और संवैधानिक पद पर चुने जाने का अधिकार नहीं दिया था। यानी कि जो नेता लोग खड़े होते हैं तो ये नहीं, यहाँ पर चुनाव में खड़े नहीं हो सकते थे, इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, ऐसा प्रावधान तब तक था, ठीक है। तो ये बातें हो गई। फिर उसके बाद आता है 2019, जो कि आप सभी को पता होगा, ये तो हिस्ट्री हो गई और यहाँ से क्वेश्चन काफी बनते हैं। 2019 ये हो गया आपका 2015 का, ठीक है। अब ये हो गया 2019, और 2019 में आता है आपका CAA। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा जा सकता है। यानी कि सिटीजनशिप अधिनियम आता है, यहाँ पर एक्ट आता है। तो ये जो है, इसमें खास बात क्या थी 2019 वाले में, कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए सभी हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, ध्यान रखिए, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन तथा बौद्ध, जो बुद्ध होते हैं, बौद्धिस्ट, ये जो भी
31 दिसंबर 2014 से भारत में रह रहे होंगे, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, उन्हें भारत कब से? 2014 से, 31 दिसंबर 2014 से अगर ये सब भारत में रह रहे होंगे तो उनको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। और ये संशोधन जो है 10 जनवरी 2020 से लागू हो गया था। तो कब से लागू हुआ था? 10 जनवरी 2020 से ये लागू कर दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो 2014 से अगर हिंदू, सिख, ईसाई, जैन और बुद्ध ये सब अगर 2014 से भारत में रह रहे हैं तो इनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये इसका 2000 CAA सिटीजनशिप एक्ट जो था, इसका मेन प्रावधान ये था और 10 जनवरी 2020 से ये जो है लागू हो गया है। अब कुछ मेन बातें जो बहुत ही कॉमन है, नागरिकता संबंधी विषय पर विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? तो अगर नागरिकता संबंधी विषय पर विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। संसद के पास है। और किसके? अनुच्छेद 11 के तहत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 11 के तहत जो है संसद ही नागरिकता संबंधी विधि बना सकती है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, तो ये अनुच्छेद 9 के तहत है कि अगर दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण की गई है तो भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर हम अनुच्छेदों की बात करें तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपका अनुच्छेद 11, जिसमें कि नागरिकता संबंधी नियम बनाने की बातें किसके? अधिकार संसद के पास है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई नागरिकता से संबंधित और सभी इंपॉर्टेंट चीजें थी। क्योंकि इतना डेप्थ में उसने क्वेश्चन जाकर के पूछा, इसलिए मुझे सारा आपको समझाना पड़ा। तो आई थिंक आपको ये सारा कुछ आ गया होगा। यहाँ पर थोड़ा सा खिचड़ी पकी हुई है, लेकिन आप वीडियो को अगर फिर से बैक करके देखेंगे और एक एक नोट बना लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। चलिए, अभी देखेंगे हम आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसको हटा देते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ? किस वर्ष हुआ? तो यहाँ पर इतनी सारी डेट दी हुई, आप सभी को विजिबल है, लेकिन ये हुआ था 2004 में। ऑप्शन आपका जो है पहला यहाँ पर राइट हो जाएगा, 2004 में ये हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय कैबिनेट में पहली महिला थी, कौन सी थी? सरोजिनी नायडू थी, या फिर राजकुमारी अमृता कौर थी, इंदिरा गांधी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो भारतीय कैबिनेट में पहली महिला थी राजकुमारी अमृत कौर। ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है? तो देखिए, शब्दों से खेल रहा है आयोग। ठीक है, राष्ट्रभाषा, जबकि ऐसा कोई वर्णन नहीं है। आप राजभाषा का वर्णन है जो कि हिंदी है। तो यहाँ पर राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगर राजभाषा होता तो आप हिंदी पे टिक कर सकते थे। चलिए आगे देखेंगे। तो अभी गलत आंसर मत ले लेना, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये आपका आंसर है ऑप्शन ए, कोई भी नहीं है इनमें से। चलिए आगे देखेंगे। संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया था, कब किया था? तो ये किया था 26 नवंबर 1949 को किया था। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन ये भी आपका दिया गया है। और ये भी आपका एनसीईआरटी से उठाया गया क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, आगे भी एनसीईआरटी के बहुत क्वेश्चंस हैं। इनमें से कौन संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे? तो ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है। उपाध्यक्ष की बात हो रही है, तो उपाध्यक्ष में यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास एस.सी. मुखर्जी, के मुंशी, चित्तरंजन दास, और दो ऑप्शन आपके जो है बीपीएससी में सेम रहते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। ये दो ऑप्शन आपके बीपीएससी में रहते ही रहते हैं और ये काफी खतरनाक होते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सावधानी से चूज करने की जरूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है एस.सी. मुखर्जी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा कृष्णामाचारी। दो उपाध्यक्ष चुने गए थे, तो दूसरे थे कृष्णामाचारी, तो दूसरा भी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, दो थे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए, कहाँ से लिए गए हैं? तो जो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये आयरलैंड से लिए गए हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। और जो ये आयरलैंड है इसने कहाँ से लिए नीति निर्देशक तत्व? तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और ये इसने जो लिए हैं कहाँ से? स्पेन से लिए हैं, ठीक है, स्पेन से लिए हैं। आयरलैंड ने कहाँ से लिए हैं? स्पेन से लिए हैं। हमने लिए हैं आयरलैंड से और आयरलैंड ने लिए स्पेन से। ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का जो 11th-12th की एनसीईआरटी है पॉलिटिकल साइंस, उसमें ये प्रॉपर क्वेश्चन दिया गया है कि कौन से जो है हमारे संविधान में कौन कौन से नियम रूल्स जो हैं वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? किस देश से ली गई? ये भी आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन बनता है। जापान, इंग्लैंड, जर्मनी, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। चार ऑप्शन आपके पास हैं। तो भारत की जो संविधान है ये प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? तो अमेरिका से इसकी प्रस्तावना ली गई है और भाषा इसकी ऑस्ट्रेलिया की है। तो यहाँ उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन ई यहाँ पर राइट हो जाएगा, कोई नहीं, क्योंकि प्रस्तावना किस देश से ली गई है? अमेरिका से ली गई है, अमेरिका। और अगर हम इसकी बात करें भाषा की, यानी कि प्रस्तावना की भाषा, लैंग्वेज की बात करें, तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो दोनों ही चीजें आप इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो सीटें हैं, जिस राज्य में जितनी ज्यादा सीटें हैं उनको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, एक से अधिक है और कोई नहीं है। तो भाई यहाँ पर ऑप्शन आपका जो हो जाएगा कोई नहीं। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 80 है, इसकी सीट कितनी है? 80 है, ठीक है। फिर महाराष्ट्र की बात करें, अगर हम महाराष्ट्र की बात कर लें तो ये हैं 48 हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 42 हो जाएंगे और बिहार की शायद 40 हैं। तो ये घटते हुए क्रम में है, बढ़ते, अगर यही क्रम उल्टा दे दिया जाता तो ये देखिए आयोग आपसे खेल रहा है। अब कई बच्चे इसमें ध्यान नहीं देंगे और कंफ्यूज हो गए होंगे, 2023 का पेपर है ये, तो उन्होंने टिक कर दिया होगा इसको, क्योंकि ये क्रम बिल्कुल सही दे रखा है, लेकिन क्या हुआ, घटते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में नहीं है। अगर यही चीज उल्टा दे देता, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, तब ये जो आपका सही हो जाता, लेकिन अभी आपका कोई नहीं, ये ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है? मंत्रिपरिषद, सुप्रीम कोर्ट, भारतीय सेना का कमांडर इन चीफ, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। दो ऑप्शन आपके हमेशा सेम ही रहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है कि राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है? तो ये मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा हमेशा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, मंत्रिपरिषद। इसमें देखो अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया क्या जाता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। तो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है। अनुच्छेद 53 ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। किसका कथन है लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए एवं जनता द्वारा है? तो ये अब्राहम लिंकन, इनका कथन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और रिपीटेडली ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति रहे हैं अमेरिका के, तो इनको आप ध्यान में रखेंगे, अब्राहम लिंकन। ऑप्शन भी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। शिक्षा का अधिकार जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? समानता, स्वतंत्रता, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा हमें डाउट है, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग आंसर मिलते हैं। कहीं पर स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत बताते हैं और कहीं पर शैक्षणिक अधिकार के अंतर्गत बताते हैं, क्योंकि
29 का जो सेकंड है सबसेक्शन 2 है, ठीक है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि राज्य द्वारा स्थापित या सहायता पाने वाले किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, लिंग, मूल, वंश इन सब के आधार पर या भाषाई आधार पर उनको किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन यानी उनको रोका नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों में आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आपके पास जो बुक्स हैं उसमें क्या आंसर दिया गया है। देखते हैं किस ऑप्शन पर सबसे ज्यादा कमेंट आते हैं, स्वतंत्रता का या शैक्षणिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, ये जो है पेंडिंग है और आप सभी कमेंट करके बताइए कि कौन सा आंसर यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित हुए, ठीक है। तो कौन सा होगा, ये हो जाएगा आपका 42वां। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, ठीक, लघु संविधान भी बोला जाता है। तो आप सभी को इस बारे में पता होगा कि जो 42वां संविधान संशोधन है इसी के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, 1976 में जोड़े गए थे, इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय जोड़े गए थे, और स्वर्ण सिंह की जो समिति थी, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़े गए थे, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और जब ये जोड़े गए थे 1976 में, यानी कि मूल मौलिक कर्तव्य कितने थे, 10 थे, आज प्रेजेंट टाइम में 11 हैं। और जो 11वां कब जोड़ा गया, इसकी डेट अक्सर पूछी जाती है, तो ये 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है, ठीक है। और इसमें क्या है, दिया क्या गया है इसमें कि माता पिता या संरक्षक जो भी हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ने का अवसर प्रदान करेंगे, यानी कि जो स्कूल्स वगैरह हैं सरकारी उसमें उनको भेजेंगे, टाइम उनको वहां स्कूल तक पहुंचाएंगे, तो अवसर प्रदान करेंगे, ये बात इसमें कही गई है। गार्जियन को बच्चों को पढ़ाने की ड्यूटी दी गई है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, शरद चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका ई राइट हो जाएगा, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं था। और गांधी जी और जिन्ना भी इसके नहीं थे, ये भी अक्सर क्वेश्चन आता है कि गांधी जी जिन्ना क्या संविधान सभा के सदस्य थे, तो ये दोनों भी नहीं थे। ऑप्शन यहाँ पर ई आपका राइट होगा। और देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया, कब आया, ये डेट है 15 अगस्त 47, 26 जनवरी 61 या 2 अक्टूबर 52 या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं, ये आपके ऑप्शन है। और उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब आती है, ये 26 जनवरी 1950, ठीक है। 26 जनवरी जो है 1950 को इसकी स्थापना होती है, 26 जनवरी 1950 की स्थापना होती है। और 26 और देखो यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना कह लीजिए या अस्तित्व में आया, ठीक है। तो 1950 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 28 जनवरी को इसकी पहली बैठक या उद्घाटन, कभी कभी उद्घाटन पूछ देता है, तो 28 जनवरी 2 दिन बाद 1950 इसको जो है इसकी पहली बैठक हुई थी। तो ये दोनों डेट ही इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी जो है भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद जैसे ही भारत का संविधान लागू हुआ उसी के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय भी अस्तित्व में आ जाता है, 26 जनवरी 1950। और 2 दिन बाद इसकी प्रथम बैठक होती है, या कह दीजिए कि इसका उद्घाटन होता है। जब कोई काम कहीं शुरू होता है वही उसका उद्घाटन दिवस होता है, ठीक है। तो ये दोनों डेट याद रखेंगे। और यहाँ पर हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि इसमें से कोई भी डेट राइट नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहा है, मंडल आयोग ने 1980 की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षिक तौर पर पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण की संतुष्ट की थी। तो अभी अभी हमने बताया था कि इसने 27% आरक्षण की संतुष्ट की थी, और बाद में 80 में इसकी रिपोर्ट आई थी, और 1992 में जो है इसको एक प्रकार से लागू कर दिया गया था, और सेम जितना इसने संतुष्ट की थी उतना ही कर दिया था, 27%। और ये कहाँ पर संविधान में वर्णित है,
सर्विस में, तो सर्विस में यानी कि जो सेवा है, सर्विस है, नौकरियां हैं, उसमें 27% आरक्षण है 16 के सबसेक्शन 4 में। ठीक है, नौकरियों से संबंधित है ये, नौकरियों से संबंधित है। चलिए देखेंगे आगे, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट हो रहा है। अगला कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहलाता है? कौन सा कहलाता है? समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो देखो, जो हृदय और आत्मा कहलाता है, ये कौन कहलाता है? ये कहलाता है जो आपका, तो हृदय और आत्मा आपका जो संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत है, इसे बोलते हैं 32 के अंतर्गत आता है, 32 के अंतर्गत आता है, और इसको हृदय और आत्मा कहने वाले अंबेडकर हैं। तो यहाँ पर उपयुक्त कोई नहीं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक होता है? 14 से 18 के बीच में होता है। ठीक है, फिर जो है समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक होता है? समानता का अधिकार होता है 19 से 22 तक होता है। ठीक है, 19 से 22 तक होता है। फिर अगर हम देखेंगे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है, ये होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 23 और 24 में आपको प्रोवाइड किया गया है। और अगर हम करें धार्मिक स्वतंत्रता की बात, तो 25 to 28, ठीक है, 25 से 28 के बीच में आपको ये दिया गया है। और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक या अल्पसंख्यकों के अधिकार अगर हम करें, तो ये आ जाता है आपका 29 से 30, यहाँ आ जाता है। 31 में संपत्ति का अधिकार था, जो कि निकल चुका है, और 32 में संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार आपका आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे आपके अधिकार हैं, पहले 7 से अभी प्रेजेंट टाइम में आपके पास 6 मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं। 7वां जो संपत्ति संबंधी अधिकार था, उसे निकाल करके 300 ए में रख करके विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो अब आपके पास 6 बचते हैं, 6, ओनली 6। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका ई ऑप्शन राइट हो रहा है। चलिए आगे देखेंगे हम, कोई नहीं है यहाँ पर, ऑप्शन दिया नहीं गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपर्युक्त में से कोई नहीं, कौन सा विशेष है? यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष मौलिक अधिकार है, वो है आपका ये 29 से लेकर 30 के बीच जो अल्पसंख्यकों की शिक्षा एवं संस्कृत संबंधी अधिकार आते हैं, ये मेन हो जाता है। तो यहाँ पर इसमें से कोई दिया नहीं गया है, ऑप्शन यहाँ पर आपका कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है? नहीं पर देखना है आपको। इसमें 300 से अधिक सदस्य थे। जुलाई 1946 में इसकी प्रथम सभा हुई। इसने 1935 के अधिनियम से बहुत से विवरण एवं विधियों को अधिग्रहण किया। और एक से अधिक है या कोई नहीं, तो यहाँ पर एक से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, नहीं पूछ रहा है यहाँ पर, तो हम देखेंगे जुलाई 1946 में इसकी प्रथम सभा हुई थी, तो ये गलत है, जुलाई में नहीं हुई थी। कब हुई थी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसकी प्रथम सभा कब हुई थी, वो आप हमें बताएंगे कि इसकी प्रथम सभा कब हुई थी, कमेंट में बताएंगे आप मुझे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि संविधान सभा की जो है प्रथम सभा कब हुई थी, तो ये आप बताएंगे, प्रथम बैठक कब हुई। चलिए आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, सिंगली की एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए किस वर्ष श्रीलंका में एक अधिनियम पारित किया गया था? तो जो ये अधिनियम है, ये कब पारित किया गया था? ये 1956 में पारित किया गया था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके पहले भी एनसीईआरटी काफी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर सीधे सीधे एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं आपके। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची की बात हो रही है, तो समवर्ती सूची में कौन सा यहाँ पर शामिल है? तो ये जंगल शामिल है यहाँ पर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। समवर्ती सूची आपको जो ये सूचियां हैं जिसमें शक्तियों का बंटवारा हुआ है,
ये बताएंगे कौन सी अनुसूची में आती हैं आपकी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है? तो जो दिए गए ऑप्शन है इसमें से चीन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है। नेक्स्ट देखेंगे, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है? राजनीति में समान प्रतिनिधित्व, सभी लिंगों के लिए समान वेतन, सभी के लिए नौकरियों की भर्ती, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो जो समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 है ये सभी लिंगों के लिए समान वेतन की बात करता है। यहाँ पर आप देख लीजिए समान पारिश्रमिक, इसका मतलब यही निकल रहा है कि समान जो परिश्रम की समान वेतन मिलना चाहिए, समान पारिश्रमिक। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, महात्मा गांधी कहा करते थे कि जो राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता, तो क्या कहते थे कि डैश को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत ही फेमस है, धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता है, ऐसा जो है गांधी जी का कथन था। आगे देखेंगे, वो कहते थे पथभ्रष्ट हो जाएगी, राजनीति को अगर धर्म से अलग कर दिया तो पथभ्रष्ट हो जाएगी, है ना, ये बातें कही थी। अगला क्वेश्चन है, जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाए तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, विकेंद्रीकरण कहते हैं इसे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो कौन सा है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 324। तो 324 ये भी आपका एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है सारे पे। 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का जो है शक्तियां, नियुक्ति, इन सब बारे में बात की गई है। ठीक है, 148 बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो ये भी आप देख लीजिए। इसमें कैग का कैग का उल्लेख किया गया है 148 में। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो ये मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। यहाँ और भी ऑप्शन दिए हैं, आप पढ़ लीजिए, और पहला ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट देखेंगे, और देखेंगे 300 में देखो ये मुकदमे तथा कार्यवाही है, और अगर हम 300A कर दें, 300A का सबसेक्शन ए, तो यहाँ संपत्ति को विधिक अधिकार रूप में रखा गया है मूल अधिकार से निकाल करके। तो संपत्ति एक विधिक अधिकार बन गया है किसके अंतर्गत? 300A के अंतर्गत। चलिए आगे देखेंगे, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो यहाँ पर जितने ऑप्शन 1 बार, 2 बार, 3 बार दिए गए हैं, तो यहाँ हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि जो गिवन ऑप्शन है ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितनी बार हो सकता है, मन चाहे कितनी बार भी हो जाए, जितनी बार उसको जनता चूज करे उतनी बार हो सकता है, ऐसा कोई टाइम की पाबंदी नहीं है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कोई टाइम नहीं है। जब टाइम नहीं है तो दिया हुआ, अगर यहाँ पर होता है कितनी भी बार, अनेकों बार, तो आपका ये क्वेश्चन जो है ये वाला ऑप्शन राइट होता, पर यहाँ पर ऐसा नहीं दिया गया, इसलिए उपयुक्त में से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा है। ठीक है, भारतीय संविधान को बनाने में। आगे देखेंगे, ये सभी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आपके लिए जा रहे हैं। अब ये भी जो हमने बताया ये भी एनसीईआरटी का है। लोकसभा में पहली महिला सभापति कौन थी? तो ये मीरा कुमार थी, पहली महिला सभापति मीरा कुमार थी। चलिए आगे देखेंगे, किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई? मानवाधिकार आयोग की स्थापना की बात हो रही है, तो ये कब की गई है? तो ये किया गया था 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई, और न्यायमूर्ति रंगनाथन मिश्र जो है क्या थे, इसके पहले जो है अध्यक्ष थे। ठीक है, अभी यहाँ पर ऑप्शन में ये आपको डेट दिख नहीं रही है, तो यहाँ से उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे,
संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है? 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति कौन सी घोषणा करता है? वित्तीय आपातकाल की, राष्ट्रपति शासन की और मौलिक अधिकारों को रोकने की, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो देखो 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है और अभी तक ये एक बार भी किया नहीं गया है, एक बार भी इस आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है, एक बार भी नहीं हुआ है इसका यूज। ठीक है, जो और यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसी के साथ साथ 360 के साथ साथ दो आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन से हैं? 352। इस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है, राष्ट्रीय आपात लगाता है। और अगर हम 356 की बात कर लें तो इसमें राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, क्योंकि राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने की बात कही जाती है। ठीक है, राज्यों में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राज्यों में किसका? राष्ट्रपति शासन लग जाता है और इसकी घोषणा इस आर्टिकल के अंतर्गत होती है। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रों में राष्ट्रपति का शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360। ये सभी ध्यान रखेंगे, इसका यूज एक बार भी नहीं हुआ है, इन सभी का यूज हुआ है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ये अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे क्योंकि ये सबसे सीनियर थे, तो इनको बना दिया गया था। उसके बाद फिर इनको हटा करके वोटिंग करवा करके फिर किसी दूसरे को स्थायी अध्यक्षता दी गई थी। किसको दी गई थी उसका नाम आप मुझे कमेंट में बताएंगे, कमेंट में बताएंगे। वेरी इजी क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है। तो ये प्रथम बैठक की अध्यक्षता इन्होंने की थी और साथ में अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो यही थे सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट देखेंगे। भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारतीय संविधान ने व्यवस्था की है किसकी? निर्वाचित राष्ट्रपति की, वयस्क मताधिकार की, निर्वाचित संसद की। तो प्रजातांत्रिक गणराज्य है तो ये है क्योंकि जो हमारे राष्ट्र का हेड है, यानी कि जो हमारे देश का हेड है, वो निर्वाचित किया जाता है, ना कि वो वंशानुगत है। तो प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि निर्वाचित राष्ट्रपति की व्यवस्था की है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, उपर्युक्त में से अधिक और कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, जहां पर शक्तियों की साझेदारी हो रही है तो ये शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो रहा है। चलिए ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में है। एक सांविधिक निकाय है, 1993 में स्थापित हुआ। एक बहुसदस्यीय निकाय है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्योंकि ये सभी सही है तो ये एक से अधिक यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट है। नेक्स्ट देखेंगे। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने हमारे संविधान की हृदय और आत्मा पुकारा है? तो ऐसा पुकारने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। हमने पहले ही बात कर लिया है इस पे। नेक्स्ट देखेंगे। किस वर्ष श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया? तो ये आया था 1948 में आया था। और यहाँ पर जो गिवन ऑप्शन है तो इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं गया, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आप में कोई नहीं। ऑप्शन ई जो है आपका ये राइट हो जाएगा क्योंकि कोई भी यहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं है। अगर और स्पेसिफिक पूछता है तो 4 फरवरी को 1948 को क्या हुआ था कि ये जो श्रीलंका था ये स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया था। और श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन था, ये भी याद रखेंगे, पूछता है कभी कभी, सीलोन। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है। न्यूनतम आयु ग्राम सभा 18 वर्ष है। ग्राम सभा की सबसे कम, जो ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए सबसे कम आयु की जरूरत है 18 वर्ष है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे। राज्यसभा का कार्यकाल है कितना है? तो भाई राज्यसभा का कार्यकाल ऐसा कुछ यहाँ पर गिवन ऑप्शन में हो जाएगा कि यह एक स्थायी
सदन है, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता है। तो ये एक स्थायी सदन है, इसका कार्यकाल ऐसे वर्षों में गिना नहीं जाता है, ये स्थायी सदन है। हाँ, राज्यसभा के अगर जो सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 वर्ष। फिलहाल आपका ऑप्शन जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बनता है, एक स्थायी सदन है तो ये भंग नहीं होता है कभी। आगे क्या है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है? तो ये 106 जो संविधान संशोधन है ये इस तरह की व्यवस्था करता है कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में 33% सीटों की व्यवस्था होनी चाहिए महिलाओं की, जो कि अभी तक हुई नहीं है। लोकसभा में इतनी औरतें यानी कि महिलाएं पहुंची नहीं हैं। आगे देखेंगे, निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? गिवन ऑप्शन आपके हैं 1991, 89 और 2004। तो जो निर्वाचक फोटो पहचान पत्र 1993 में शुरू हुआ था और यहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं गया है। कब शुरू किया गया था? ये 1993 में शुरू किया गया था, तो ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, ये सब आपके एमए से सेंटेंस जो है क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। ये 1980 में हुई है, डेप्थ में वहां पर दिया है और एनसीईआरटी में भी दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, भारतीय संसद में शामिल होते हैं कौन? तो राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। कौन कौन से होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा होते हैं, लोकसभा शामिल होती है, राष्ट्रपति होती है और राज्यसभा होती है। इन तीनों से मिलकर के भारतीय संसद बनती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल है राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत, जब तक उसे लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, अनिश्चित, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है बताइएगा। ये थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन है और इसका आंसर राइट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप सभी कमेंट में बताएंगे, फिर हम इसका आंसर देंगे, आपको राइट आंसर देंगे। देखो इसका 2 आंसर होगा। राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ये कैसा है? सैद्धांतिक आंसर होगा, ठीक है। और जब तक उसे लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, तो ये हो जाएगा व्यवहारिक। अगर लोकसभा में सदस्यों का बहुमत, उसका समर्थन हट जाए, बहुमत नहीं रहेगा, तो अपने आप उसकी सरकार गिर जाएगी और वो प्रधानमंत्री पद से हट जाएगा। लेकिन जो सैद्धांतिक रूप है यानी कि जो दिया गया है, तो क्या होगा, यहाँ पर सीधा सीधा बताया गया है कि जो अनुच्छेद 75 कहता है कि राष्ट्रपति क्या होगा, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होगा और प्रधानमंत्री जो है, जो राष्ट्रपति होगा वो लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। तो नियुक्त करता है राष्ट्रपति और शपथ भी राष्ट्रपति दिलाएगा। कार्यकाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत या प्रसाद पर्यंत, ये यहाँ पर सैद्धांतिक रूप होगा। और यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन है आपके और ये दोनों आपको भरमाने वाले हैं। लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है तो जो बुक में बातें बताई गई हैं वो ज्यादा हम उनको वैल्यू देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, इच्छा पर्यंत, प्रसाद पर्यंत, एक ही बात हुई। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो रहा है मेरे अकॉर्डिंग। और सेंटेंस ये भी सही है, और सेंटेंस अगर यहाँ पर 5 वर्ष आ जाए तो वो भी सही है, क्योंकि 5 वर्ष में जो है लोकसभा के चुनाव फिर से होते हैं। तो अगर सरकार गिरती नहीं, बहुमत बना होता है, तो 5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर दिया नहीं, लेकिन जो 2 सेंटेंस दिए गए हैं ये दोनों ही अपनी अपनी जगह पर राइट हैं। एक सैद्धांतिक रूप पे, दूसरा व्यवहारिक रूप पे। लेकिन जब ऑप्शन टिक करने की बात आती है तो जो बुकिश लैंग्वेज होती है, जो किताबों में, संविधान में हमारे दिया गया, हम उसको क्या देते हैं, हम उसको
जो है प्रमुखता देते हैं। तो ऑप्शन ई मेरे अकॉर्डिंग ये सही होगा। बाकी आप लोग भी कमेंट में बताएं कि क्या आंसर आपका सही आ रहा है। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा। तो अभी अभी हमने बात की है, तो ये आपका पूरा ये जो है एनसीईआरटी से उठाया गया क्वेश्चन है, सीधे सीधे वहीं से उठाया गया है। ऐसे ही दिया गया, अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण, निर्वाचन, ये सब आयोग में निहित होगा। तो ये 324 के में कहा गया है, एनसीईआरटी से उठाया गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में प्रत्येक राज्य की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 40 से अधिक है। तो अभी अभी हमने शुरुआत में क्वेश्चन बात की थी कि देखो उत्तर प्रदेश में भी 40 से अधिक है, महाराष्ट्र में 40 से अधिक है, और बिहार में क्या है 40 ही है। तो ये अधिक तो नहीं हुई। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, इसकी हमने बात की थी। तो उत्तर प्रदेश में 80 है, महाराष्ट्र में 48 है और पश्चिम बंगाल में 42 है। तो ये जो है आपका सही है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ 40 से अधिक, इन सबकी संख्या 40 से अधिक है। तमिलनाडु में कम हो जाएगी, इधर बिहार में बराबर हो जाएगी, 40 ही हो जाएगी। ठीक है ना, कम है ना अधिक है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सूचना का अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया है कब? तो ये 2005 में पारित किया गया है। वेरी फेमस क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है। आगे देखेंगे, ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है? किसके प्रति उत्तरदायी है? पंचायत समिति है, जिला परिषद है, खंड विकास अधिकारी है। ये सारे जो हैं आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पर ई राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, न्यायाधीश एमएम पुंछी आयोग का संबंध किससे है? तो ये केंद्र राज्य संबंधों से है। केंद्र राज्य संबंधों में खटास है, कड़वाहट है और बहुत सारी इनमें विवाद थे, उसके संबंध में ये आयोग का गठन किया गया था और इसने कुछ अपने जो है संतुतियां दी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो है बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, संघीय व्यवस्था में आवश्यक है, क्या है? लिखित संविधान भी आवश्यक होता है, संविधान की सर्वोच्चता भी आवश्यक होती है, और तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका ये राइट है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं कौन? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। तो एक से अधिक हो जाएगा क्योंकि ये सभी जो है शामिल होते हैं, तो ये हो जाएगा एक से अधिक। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्या है? पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है, कितने हैं? तो आपके पास 12 अनुसूचियां हैं। 11वीं में आपका जो है ग्राम पंचायत वगैरह ये आ जाती, इसमें 29 विषय हैं, और जबकि जो आपका दूसरा है 12वीं अनुसूची, उसमें नगर पालिका वगैरह आ जाती है, उसमें 18 विषय हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट होगा क्योंकि यहाँ पर पंचायती राज, पंचायत से संबंधित जो 11वीं अनुसूची है उसकी बात हो रही है, इसमें 29 विषय हैं। नेक्स्ट देखेंगे, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा हैं और ये पहले थे अध्यक्ष, न्यायमूर्ति रंगनाथन पहले थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब विधायिका का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव होता है तो इसे कहा जाता है मध्य अवधि का चुनाव। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और जब पूरा कार्यकाल समाप्त होने के बाद होता है चुनाव तो उसे आम चुनाव, जनरल इलेक्शन कहा जाता है। आगे देखेंगे, एक प्रजातांत्रिक सरकार बेहतर सरकार है क्योंकि यह अधिक उत्तरदायी है, यह निर्णय निर्माण की गुणवत्ता में सुधार करती है, यह नागरिकों की गरिमा को बढ़ाती है। तो यहाँ पर ये तीनों ही सही है। ऑप्शन डी यहाँ राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट देखेंगे, मंडल आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य आपको देखना है। इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने द्वारा की गई। ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की, ये भी सही है। 79 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, इसकी सिफारिशों को 1990 में लागू किया गया।
तो ये सभी कथन सत्य हैं, क्योंकि जो 1990 में सरकार थी उसने इसको जो बोला था कि बीपी मंडल की जो संस्तुतियां प्रस्तुत की गई उन सभी को मतलब लागू कर दिया जाए। लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है इसको रोक के रखा और उसकी बेंच ने इसमें डिस्कस किया और 1992 में जो है इसका फैसला आया था और उसके बाद से ये सरकार के फैसले को मतलब वैध माना और पूरी तरह से तब लागू हुई थी। तो ये तीनों ही क्वेश्चन यहाँ पर शुरू मतलब सही है, क्योंकि सरकार के द्वारा 1990 में इसको लागू कर दिया गया था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिन इसमें डिस्कस चल रहा था और तो 2 साल ये लेट हो गया था लागू होने में। तो तीनों है। असत्य पूछ रहा है तो उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे देखेंगे, भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा की गई? तो ये 61वां था। 61वां संविधान संशोधन जो था उसमें किया था राजीव गांधी के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। और जो 74वां है ये आपको पता ही होगा, 73वां और 74वां। 73वां पंचायत राज से है, 74वां किससे है? ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों ही संशोधन। भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त निकाय है, राइट है। एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल राइट है, क्योंकि इसकी संविधान में चर्चा की गई है। और यह 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया। तो यहाँ पर क्या है? सभी कथन सत्य हैं, तो एक से अधिक हो जाएगा। भारत का निर्वाचन आयोग एक से अधिक, तीनों ही सही है। एक से ज्यादा है तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे देखेंगे, मौलिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों की मान्यता दी गई है? तो मौलिक रूप से मतलब स्टार्टिंग में जितने मौलिक अधिकार आपको दिए गए थे तो ये 7 दिए गए थे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बाद में संपत्ति का अधिकार हटा दिया जाता है और 301 के तहत इसको विधिक अधिकार बना दिया जाता है। तो वर्तमान में आपके 6 बचते हैं, लेकिन राइट आंसर ये है, क्योंकि क्वेश्चन को ठीक से आपको पढ़ना है। मौलिक रूप में यानी कि जो मूल रूप में जब आपको मौलिक अधिकार मिले थे उस समय 7 थे। आगे देखेंगे, भारत में राजधर्म है, क्या है? हिंदू है, बौद्ध है, जैन है? तो कोई नहीं, भारत का कोई राजधर्म नहीं, पंथ निरपेक्ष है ये, इसका कोई राजधर्म नहीं है। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है? भाषण अभिव्यक्ति की, संघ व समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता। तो भाई ये सभी भारतीय नागरिक को प्राप्त है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसा कोई नहीं है कि जो नहीं प्राप्त है, सभी प्राप्त हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, ऑप्शन ई आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस लोकसभा चुनाव में दिया गया? तो ये 1971 में दिया गया था और इंदिरा गांधी की सरकार बनी थी। इंदिरा गांधी ने नारा दिया था और इनकी सरकार भी बनी थी इस इलेक्शन में। ठीक है, तो ये आपको आज हम 23 के जितने पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन है वो दे रहे हैं। आगे की सीरीज में लगभग पिछले के 20-25 सालों के क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। उससे क्या होगा, आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ में आएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आयोग प्रेफर करता है। और अगर आप पिछले कई सालों के क्वेश्चन पेपर लगा लेते हैं तो आपकी पॉसिबिलिटी सिलेक्शन की बढ़ जाती है, क्योंकि कैसे उस क्वेश्चन को टैकल करना है, क्या इसका राइट आंसर होगा, ये सारी चीजें आप वहां से सीख पाते हैं। और वही क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट होते हैं जो पिछले 20, 25, 30 सालों में पूछे गए हैं, तो वो क्वेश्चन पक्का श्योरिटी से रिपीट किए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका संबंध राज्य चुनाव आयोग से है? तो राज्य चुनाव आयोग से किसका संबंध है? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायत का प्रावधान किया गया है और उसी में एक राज्य चुनाव आयोग की गठन की बात हुई थी कि राज्य चुनाव आयोग होना चाहिए जो कि ग्राम पंचायतों का चुनाव समय समय पर करवाए। पहले पंचायतों का चुनाव का कोई नियम मतलब समय नहीं था, पंचायतें भंग हो जाती तो पड़ी रहती थी, वहां पर कोई ग्राम प्रधान नहीं होता था, या फिर 5 साल की जगह पर कभी 6 साल में पंचायत चुनाव हो रहे हैं, कभी 8 साल में हो रहे हैं, कोई भी
रेगुलरिटी नहीं थी किसी चीज की, तो राज्य चुनाव आयोग बनाया गया जो कि ग्राम पंचायतों की चुनाव देखता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सार्वभौम वयस्क मताधिकार, बहुदलीय व्यवस्था, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग। उपरोक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो निर्वाचन भारत में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो भाई ये सभी सत्य हैं। बहुदलीय व्यवस्था भी है यहाँ पर, सार्वभौम वयस्क मताधिकार है जो कि एक ही झटके में दे दिया गया था हमारे यहाँ। ठीक है, और स्वतंत्र निर्वाचन आयोग भी है, तो एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। असत्य कथन की पहचान आपको करनी है। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 1951 में आयोजित हुआ। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में चुनावों के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों के नाम वाले मतपत्रों का उपयोग हो रहा है। 1990 के दशक के अंत से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों द्वारा मतपत्रों से मतदान की व्यवस्था के विस्थापन की शुरुआत हुई। तो एक से अधिक, क्योंकि सभी कथन सही हैं और ये सारे कथन आपके एनसीईआरटी से उठाए गए हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका संबंध परमादेश से है? न्यायालय यह देखता है कि कोई पदाधिकारी अपना विधिक कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है और किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है। और दूसरा क्या है, यदि न्यायालय को यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति किसी पद विशेष को धारण करने का अधिकारी न होते हुए भी उस पद को धारण किए हुए, तो न्यायालय उस व्यक्ति को पद धारक होने से रोकता है। न्यायालय आदेश देता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने उपस्थित किया जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। जब कोई पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है तब जो है परमादेश, यानी कि ये हमारा आदेश है, आपको मानना है कि आप अपने कर्तव्यों को निर्वहन कीजिए, ऐसा जो है रिट जारी की जाती है। जो ये बाकी का है, यानी कि दूसरा, अगर कोई व्यक्ति किसी पद को धारण कर रहा है और उस पद के धारण करने का अधिकार उसके पास नहीं है, तो यहाँ पर अधिकार परीक्षा ये रिट जारी की जाती है। अधिकार परीक्षा या क्यू वारंटो, कुछ भी आप इसमें कह सकते हैं, क्यू वारंटो या अधिकार परीक्षा, ये इससे संबंधित है कि आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे हैं। क्यू वारंटो, अधिकार परीक्षा। ठीक है, और न्यायालय आदेश देता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने उपस्थित करो, तो ये हो जाएगा आपका हेबियस कॉर्पस, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये आपका हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। टोटल रिट कितनी होती है? 5 टाइप की आपकी रिट होती है, जो कि न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और जो उच्च न्यायालय दोनों ही 5 टाइप की रिट जारी कर सकता है, जिसमें कि 3 ये हो गई और चौथी होती है प्रतिषेध, जिसको प्रोविजन भी कहते हैं। ठीक है, और पांचवी होती है उत्प्रेषण। इनमें काफी जो है मिलती जुलती हैं। अधिकार, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के कोई काम ना करें। ये रिट जो है अधीनस्थ न्यायालय के जो अधिकारी होते हैं उनके विरुद्ध जारी की जाती है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र में ही रहें, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के कोई डिसीजन या मामले का विचारण ना करें। ठीक है, ये होता है। तो ये जोन, इसमें बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसको समझ लेते हैं, क्योंकि इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, आप लोग फंस जाते हैं। प्रतिषेध क्या होता है? उत्प्रेषण, बहुत ही मिलती जुलती हैं। तो ये दोनों ही अधीनस्थ न्यायालय, यानी कि जो छोटे न्यायालय होते हैं, बड़े न्यायालयों से, उच्च न्यायालयों से बड़े अधीनस्थ को दिए जाते हैं। किस बात पे दिए जाते हैं? कि अपने क्षेत्र में रहकर काम करें, क्षेत्र से बाहर ना जाएं। अंतर क्या है? जो प्रतिषेध है इसमें इनको कहा जाता है कि आप अपने जो है न्यायिक क्षेत्र से, यानी कि जो प्राधिकार है आपके, उससे बाहर जाके विचारण ना करें, यानी केस की सुनवाई ना करें। जबकि उत्प्रेषण में कहा जाता है कि आप अपने क्षेत्राधिकार से, जो आपका क्षेत्र है, उससे बाहर जाकर के निर्णय ना दें। तो ये समझ रहे हैं, दोनों ही अधीनस्थ के लिए दी जा रही हैं, दोनों को यही कहा जा रहा है कि आप अपने क्षेत्र में रहकर ही काम कीजिए, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें विचारण ना करें, यानी कि सुनवाई ना करें, इसमें निर्णय ना दें। इतना बात यहाँ पर कही जा रही है। उत्प्रेषण निर्णय से संबंधित है और प्रतिषेध विचारण से ही संबंधित है, कि आप विचारण ही ना करें, निर्णय तो बहुत दूर की बात है।
तो ये थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ दोनों में रहता है और बहुत जरूरी, इसको आप ध्यान में रखेंगे तभी काम बनेगा। विचारण जो है कार्यवाही के दौरान, अगर कोई कार्यवाही हो रही है तो उसके दौरान ये रिट जारी की जाती, प्रतिषेध, ठीक है। और उत्प्रेषण कब होती, जब निर्णय दे दिया जाता है, ठीक है, समाप्ति के बाद, यानी जब कोई केस है उसकी समाप्ति हो जाती है, समाप्ति हो गई, अब समाप्ति हो गई तो निर्णय कुछ तो दिया जाएगा, तो समाप्ति के बाद ये रिट जारी की जाती है। ये बहुत बारीक सा डिफरेंस है, इसको समझते चलिए। चलिए आगे देखेंगे हम। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324, देखिए ये 3 बार क्वेश्चन इसी उसमें रिपीट हो गया। 324 वन संबंधित है किससे, तो ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है, हमने कई बार बताया, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, संघ सूची के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, सही है। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की आवश्यकता है, इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है, तो ये सभी सेंटेंस सही है, तो इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक, आपका डी ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, ये आपका ऑप्शन है और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम, आधारभूत संरचना सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आधारभूत संरचना सिद्धांत यह एक भारतीय न्यायिक सिद्धांत है। यह सिद्धांत केशवानंद भारतीय केस में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित है। यह सिद्धांत केवल संवैधानिक संशोधनों पर लागू होता है। यहां पर हो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि सभी कथन सत्य हैं। आगे देखेंगे, भारत के नियोजित विकास मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा गलत कथन को पहचानिए। यह मॉडल विकास के यूएसएसआर मॉडल से प्रेरित था, ठीक है। पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारूप दस्तावेज को 1951 में जारी किया गया, ये भी सही है। पीसी महालनोबिस प्रथम पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार थे, तो ये गलत है, क्योंकि ये द्वितीय के थे। किसके थे, ये द्वितीय के थे, तो ये कथन गलत है। तो निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए, गलत कथन को पहचानिए, तो आपको गलत कथन यही हो जाएगा, ऑप्शन सी, ये गलत है, बाकी दोनों राइट हैं। आगे देखेंगे, ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से उठाया गया है। पूरा प्रॉपर पंचवर्षीय योजना पे दिया गया है कि पहले में क्या था, दूसरे में क्या था। तो महालनोबिस जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। पहला खेती को करने बढ़ाने के था, ऐसे दूसरा भी था। तो ये सब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसमें आपको डेप्थ में नॉलेज मिलेगी। और ऐसी सेंटेंस आपको दिए जाएंगे, जब तक आप एनसीईआरटी को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे आपका कल्याण नहीं होने वाला है। तो एनसीईआरटी को ठीक से पढ़िए, और यदि आप कहें तो मैं एनसीईआरटी के जो मेन पार्ट हैं उनको मैं देना शुरू करूंगी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको मैं बताना शुरू करूं। और ये सभी क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी के करा रखे हैं, तो एनसीईआरटी के जितने भी वीडियोस पड़े हैं प्लेलिस्ट में, वो आप फटाफट स्पीड पे डाल करके देख लीजिए, तो आपको एक क्विक रिवीजन हो जाएगा पूरी एनसीईआरटी का। पूरी एनसीईआरटी की हमने एक प्लेलिस्ट, तो क्या कहेंगे प्लेलिस्ट नहीं, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करा रखी है। आप चैनल पर विजिट करके पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को देख सकते हैं, सारे क्वेश्चंस आपको वहां मिल जाएंगे। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान के अनुसार संघीय विधायी निकाय को कहा जाता है। संघीय विधायी निकाय को क्या कहा जाता है, केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, संसद या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो संघीय विधायी निकाय को क्या कहेंगे, संसद कहेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमा फिरा दिया गया है, तो उसमें आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, संधि, संसद। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से संसद के अंतर्गत कौन आता है। संसद के अंतर्गत कौन आता है, राष्ट्रपति आता है, राज्यसभा आता है, लोकसभा आता है, तो तीनों ही आते हैं, ठीक है। संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनती है, तो ऑप्शन डी एक से अधिक आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देना सरकार के लिए अनिवार्य है। तो ये हो जाएगा 340 अनुच्छेद, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के संशोधन में सम्मिलित होता है? कौन संशोधन में कौन सम्मिलित होता है? राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका। तो एक से अधिक है भाई, संसद तो रहती ही रहती है, राष्ट्र और जो है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी जरूरी होते हैं। तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक। और न्यायपालिका भी एक प्रकार से आपकी सम्मिलित होती है, क्योंकि कोई संशोधन हो रहा है तो न्यायपालिका ये उसमें विचार करती है, उसका परीक्षण करती है कि कहीं जो संविधान के रूल्स हैं, नियम है, उसका आधारभूत ढांचा है, उसको ब्रेक तो नहीं किया गया है, कोई असंवैधानिक कानून तो नहीं बना दिया गया है। ये सारी बातें जो है न्यायपालिका भी देखती है। आगे देखेंगे, क्या एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ। आगे देखेंगे, समवर्ती सूची का उल्लेख है, कहां पर है? तो जितनी भी सूचियां हैं आपकी 7वीं अनुसूची में, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, इन सभी का उल्लेख आपकी 7वीं सूची में दिया गया है। 5वीं अनुसूची बहुत पूछी जाती है और 8वीं अनुसूची भी पूछी जाती है। इन दोनों को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इन दोनों सूचियों में किस बात का जिक्र किया गया, किस बात की कौन से प्रावधान दिए गए हैं। आगे देखेंगे, सार्वभौम मताधिकार का अर्थ है कि मत देने का अधिकार नियंत्रित नहीं है। तो किससे नहीं है? जात लिंग से नहीं है, आस्था से नहीं है, संपत्ति से नहीं है। तो इन सब से नहीं है। जात लिंग, संपत्ति, आस्था, इन सबसे किसी भी जो सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार है वो कोई छीन नहीं सकता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, जितने भी बीपीएससी वाले हैं इन सभी को मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप जितनी भी एनसीईआरटी के वीडियोस हैं, क्वेश्चंस हैं और भी चीजें हमने छोटी छोटी क्लासेस ले रखी हैं, तो वो फटाफट एक क्विक रिवीजन वीडियो को स्पीड में डाल करके आप देख लें। अभी आपका लगभग जो है 20 दिन बाकी हैं, तो 18-20 दिन में लास्ट में ही अगर रिवीजन की बात करें हम तो लास्ट में ही होता है। अभी आप लोगों को मतलब 4 घंटे से ऊपर सोना ही नहीं चाहिए। 4 घंटे सोइए और हल्का खाना खाइए और जम के रिवीजन कीजिए। जितना आप रिवीजन कर लेंगे उतना क्लैरिटी होगी, उतना निगेटिव मार्किंग आपकी जो है गलत आंसर जो करने जा रहे हैं उससे बचेंगे और आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो जितना भी आपने पढ़ा है वो तब फ्रूटफुल होगा जब आप रिवीजन अच्छे से करेंगे। अभी आपकी मिनिमम 18 घंटे स्टडी होनी ही होनी चाहिए और उसमें रिवीजन होना चाहिए। साथ में जो न्यू टॉपिक इजी हैं, इजी न्यू टॉपिक, टफ को नहीं उठाना है, जो इजी न्यू टॉपिक हैं उनको एक क्विक जो है साइड दे दीजिए, उनको एक झलक उनकी ले लीजिए और झलक लेते समय नोट्स बना लीजिए। जो बिट साइज नोट होंगे वो आपको बहुत काम आएंगे और जितना आप पढ़ रहे हैं उसका आप कीवर्ड्स में लिखते जाएं। जब लास्ट टाइम में आप निकलेंगे पेपर देने, तो जब लास्ट टाइम में पेपर देंगे 2-4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे बचेंगे और आप एक सरसरी निगाह उन सारे कीवर्ड्स की फैक्ट्स में डालेंगे तो आप समझ लीजिए कि पूरा सिलेबस 4 घंटे में खत्म कर रहे होंगे। तो बहुत जरूरी है जो बाइट साइज नोट्स हैं, जो की नोट्स हैं आपके, वो बनने बहुत जरूरी हैं। उसके बिना कोई सक्सेस पा ही नहीं सकता है। ठीक है, जो साल भर की मेहनत होती, नोट्स होते हैं, वही हमको लास्ट टाइम में रिवीजन में हेल्प करते हैं और जितना अच्छा हम रिवीजन करते हैं वही हमको सक्सेस तक ले जाता है। चलिए देखेंगे आगे क्वेश्चन। ये तो कुछ हो गई बातें कि सिलेक्शन किस तरह से आप लेंगे। अगर आप कहें तो मैं लास्ट दिनों की स्ट्रेटजी पर आपको एक वीडियो दे सकती हूँ, यदि आप लोगों को देखना है कि किस तरह से आप तैयारी करना चाहते हैं। और जो मैं स्ट्रेटजी बताती हूँ वो 100% मतलब प्रूफ होती हैं, उनमें कोई लूप होल होता ही नहीं है। अगर कोई उनको डेफिनेटली फॉलो कर ले, 100% फॉलो कर ले तो। चलिए क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य निर्वाचन आयुक्त और एक से अधिक कोई नहीं। तो यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले हैं तो मुख्य न्यायाधीश भारत के हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये दोनों ही नियुक्त किए जाते हैं। जबकि राज्य निर्वाचन आयुक्त ये राज्यपाल के द्वारा, जो राज्यपाल होता है राज्य का, उसके द्वारा किया जाता है।
फिर भी आपका आंसर आएगा डी, एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अनुच्छेद 280 संबंधित है किससे? संघ लोक सेवा आयोग से, बिहार लोक सेवा आयोग से, वित्त आयोग से, किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, वित्त आयोग से संबंधित है। और आप बताएंगे संघ लोक सेवा आयोग किस जो है अनुच्छेद में वर्णित है। आप हमें ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कमेंट पक्का कीजिए क्योंकि इससे आपका रिवीजन होता है। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया है? तो अभी अभी हमने बात की स्वर्ण सिंह समिति 1976, ठीक है, इस समिति के द्वारा जोड़ा गया है। ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो ये आंध्र प्रदेश में हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। ऐसे विधेयक जिनमें स्पष्ट रूप से करारोपण या करों की समाप्ति से संबंधित प्रावधान होते हैं उन्हें धन विधेयक की श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। और आप मुझे बताएंगे कि धन विधेयक की परिभाषा और उसके प्रावधान कौन कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत पूछा जाता, तो हमको जो इसके धन विधेयक के प्रावधान और परिभाषा कहाँ कहाँ दी गई, ये अनुच्छेद आप मुझे बताएंगे, अनुच्छेद कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आगे देखते हैं। और बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, जितना आप सर्च करके अपने नोट्स में ढूंढ के बताएंगे उतना यहाँ फिक्सेशन होगा, तो बताना बिल्कुल मत भूलना। निम्नलिखित में से किसका लोकतंत्र के विचार में विश्वास नहीं है? उदारवादी, कट्टरपंथी, समाजवादी, एक से अधिक कोई नहीं, तो कट्टरपंथी हो जाएगा। इनका जो है लोकतंत्र के विचार में विश्वास नहीं है। आगे देखेंगे। लोकतंत्र के अंतर विरोधों को इंगित करने के लिए किसने द एप्पल कार्ट नामक नाटक लिखी? लोकतंत्र के अंतर विरोधों को इंगित करने के लिए द एप्पल कार्ट जॉर्ज बर्नार्ड शॉ द्वारा के जो है इन्होंने लिखी है। अगला क्या है? द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी प्रताप भानु मेहता ने लिखी है। ये डेमोक्रेसी का बर्डन लेकर घूम रहे हैं प्रताप भानु मेहता, ऐसे रिलेट करें इसको और याद रखें। आगे देखेंगे। भारत के संविधान को किसने बनाया है? ब्रिटिश संसद ने, गवर्नर जनरल की परिषद ने, या भारत की संविधान सभा ने? तो भारतीय संविधान को बनाने वाले भारत की संविधान सभा है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से किस देश ने एकदम आरंभ से ही अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वभौमिक मताधिकार लागू किया था? तो ये भारत है, वन एंड द ओनली भारत। नेक्स्ट देखेंगे। इनमें से किसे भारत के लोकतंत्र को गहरा करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है जवाहरलाल नेहरू को। अगला क्वेश्चन है। इनमें से किस सिद्धांतकार ने लोकतंत्र शब्द को बहुतंत्र शब्द से स्थानापन्न करना चाहा? तो ये रॉबर्ट डहल महोदय हैं, इन्होंने करना चाहा। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला है। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि ये विभाग इनके पास था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। अगला है। निम्नलिखित में कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है? वे संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा है। वे लोगों के अधिकारों तथा देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्माण करते हैं। वे न केवल राजनीतिक एवं कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय करते हैं। तो ये सभी सेंटेंस सही हैं, एक से अधिक आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? भारत में संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया जाता है, राइट है। संविधान में अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी गई, ये भी राइट है। देश में उसी अपराध के लिए एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक तथा विभागीय कार्रवाइयां की जा सकती हैं, ये सारे ही सही हैं। तो उपरोक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं जो दंड का है। ये 20 जो है अनुच्छेद 20 क्या कहता है? दोष सिद्धि से संरक्षण का अधिकार, दोष सिद्धि से संरक्षण का अधिकार, दोष सिद्धि से संरक्षण का अधिकार देता है, जिसमें कि ये जो दोहरा दंड होता है उससे उस प्रावधान करता है कि दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। फिर अनुच्छेद जब 21 की अगर हम बात करें
तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात इसमें की गई है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात इसमें की गई है। ठीक है, और अगर हम यहीं पर 21 की बात करें, 21A की बात करें, सब सेक्शन ए, तो इसी में हमारा शिक्षा का अधिकार दिया गया, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जो कि ये 86 संविधान संशोधन 2002 द्वारा लाया गया है और 6 से 14 साल तक के बच्चों को ये दिया गया है। और ये यही बात हुई थी कि जो ये शिक्षा का अधिकार है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, ये किस अधिकार, किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो देखो यहाँ से अभी हमने क्वेश्चन ये सॉल्व किया था और वहां पर कंफ्यूजन हो रही थी, तो ये किसके, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आएगा। स्वतंत्रता जो हमने देखा था ऊपर क्वेश्चन कि जो शिक्षा का अधिकार है किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, तो भाई शिक्षा का अधिकार जो है स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है इसके अंतर्गत आएगा, क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार जो है कहां से कहां तक है, 19 से 22 के बीच में है, और आप पढ़ के आ रहे हैं 21A, तो इसी के अंतर्गत आ गया। तो वो जहां वो स्टार्टिंग में कंफ्यूजन थी, क्योंकि किसी बुक में कहां पर दे रहा था शिक्षा का अधिकार स्वतंत्रता के अंतर्गत दे रहा था और किसी में दे रहा था जो शैक्षणिक अधिकार हैं इसके अंतर्गत दे रहा था। लेकिन अभी देखो ये बात जब हम ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये बात यहाँ पर स्पष्ट हो गई कि ये इसके अंतर्गत आ रहा है। तो हमने वो वहां पर डाउट आप लोगों को इसलिए डाला कि आप सभी कमेंट करेंगे, और इतनी लेट आकर के हमने यहाँ पर वीडियो के लगभग लास्ट में बताया है, ताकि आप सभी के डाउट एक बार गलत कर रहे हैं तो भी क्लियर हो जाएं और सही कर रहे हैं तो भी क्लियर हो जाएं। ये इसका राइट आंसर होगा। वो हमने जानबूझ के आप लोगों को डाउट में डाला था कि देखें आप लोगों में से कितने लोग सही हैं और कितने गलत हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगर बुक में कुछ भी और दिया गया है तो वो बिल्कुल गलत है। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही आपका शिक्षा का अधिकार आता है। तो ये हो गया जो वो वहां पर डाउट था उसका सॉल्यूशन, सही आंसर ये हो गया। आगे देखेंगे, भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एक अर्धसंघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। भारतीय संघवाद देश में एकल राज्य व्यवस्था स्थापित करता है, और भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है। एक सेकेंड, यहाँ पर दूसरे ऑप्शन दिए नहीं गए हैं। चलिए देखेंगे, यहाँ पर ये दोनों ही ऑप्शन आपके राइट हो रहे हैं। आगे देखेंगे, इसका आंसर आगे दिया नहीं गया है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि भारत में एक मौलिक वित्त तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालयों के साथ न्याय पाया जाता है। बी कह रहा है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सी है उच्च न्यायालय केंद्रीय शासन के एक उपभाग के रूप में गठित किए जाते हैं। और डी कह रहा है उपयुक्त में से अधिक है, एक से अधिक है, और ये कह रहा कि कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है। तो ये कैसा कानूनी अधिकार है, सामाजिक है, या मूल अधिकार है। तो ये है आपका मूल अधिकार, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है, यहाँ पर सूची दी गई है, प्रावधान है और अनुच्छेद है। तो कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं, ये किस में दिया गया है। तो कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित जो दशाएं हैं ये 42 में दी गई हैं। फिर कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी ये 43 में दी गई है। समान सिविल संहिता 44 में दिया गया है, और राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण ये 49 में दिया गया है। तो आपका हो जाएगा 2134, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है।
तो ऑप्शन ए है पंचायतों और नगर पालिकाओं की योजनाओं को एकीकृत करना, जनपद की प्रारूपी योजना तैयार करना, पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना। तो यहाँ पर ये जो है सभी है, यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक आपका ऑप्शन सही है। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो जो नीति निर्देशक हैं ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना, कब बना? तो ये 75 में बना था और 36 जो संविधान संशोधन था उसके आधार पर ये बना था और ये 22वां राज्य था। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े, तो गलत है और ये भी गलत है। आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चौथा है, इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं मंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर ये दोनों आपके गलत हैं क्योंकि यहाँ आपसे गलत पूछ रहा है, गलत कथन बताइए। तो गलत में आपका हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दूसरा और तीसरा गलत है। अगला है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा ये समाप्त किया गया है। बाकी के जो ये हैं इनको अभी हमने सब में जो है एक्सप्लेन किया है। ये सभी किस मौलिक अधिकार के अनुच्छेद हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो ये जो है राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, उच्च न्यायालय की बात हो रही है तो ये राष्ट्रपति के पास है। यहीं पर अगर उच्चतम न्यायालय की बात होती है, एससी सुप्रीम कोर्ट की बात होती तो ये संसद के पास हो जाता, लेकिन अभी क्योंकि उच्च न्यायालय की बात हो रही है तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो किससे है? ये जो अनुसूचित जनजाति हैं इससे संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन किन मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे सिद्धांत को दिया है? तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसमें जो है मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था इन्होंने। नेक्स्ट देखेंगे, राजनीतिक दल है, स्थापना वर्ष है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब होती है? ये जो मार्क्सवादी ये होती है 1964 में, तो पहले का पहला हो जाएगा। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो ये 25 में होती है। और बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो ये 1984 में होती है, 4 हो जाएगा। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी कि AITC ये होती है 1998 में। ऑप्शन आपका ये दूसरा सही हो जाएगा। तो आप पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, किन किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? तो मातृभाषा में सदन के सदस्य बोल सकते हैं अनुच्छेद 120 के तहत। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। 120(1) के तहत बोल सकते हैं अपनी मातृभाषा में। अगला है, किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 660 को लागू करने के परिणाम निम्नलिखित में कौन से हैं? पहला है
राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते को कम करने का आदेश दे सकते हैं, तो राइट है। दूसरा है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या किसी वित्त विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है, तो गलत है ये। तीसरा है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं, राइट है। चौथा भी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी, तो ये भी राइट है। यानी कि सिर्फ आपका दूसरा गलत है और पहला, तीसरा, चौथा सही है। जो वित्तीय आपातकाल होता है उस स्थिति में पहला, तीसरा और चौथा ये तीनों सेंटेंस सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ये आज के रहे आपके जितने 2023 में पॉलिटिकल साइंस से संबंधित क्वेश्चंस आए थे वो सभी हम यहाँ पर लेकर के आए हैं। इसके आगे की सीरीज में जो और पिछले वर्ष के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होंगे उन पर डिस्कस करेंगे और उनके आसपास क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर भी डिस्कस करते रहेंगे। तो ये सभी वीडियोज पाने के लिए आप यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि अब जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आप तक पहुंचने वाली है, तो कोई भी वीडियो मिस नहीं होना चाहिए। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रहेंगे जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।